नमस्कार, देवभूमि समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। कई बार देखा गया है कि शिलान्यास के बाद योजना पर काम शुरू होने या उसके पूरा होने में कई साल लग जाते हैं और जिनका लोकार्पण होता है उनमें गुणवत्ता की शिकायत भी सामने आती है। सीएम के जुड़ने से ऐसी सभी योजनाओं की सीएम के कार्यकाल भी लगातार समीक्षा करेगा। आज खबर यह भी है कि नियोजन सचिव के पत्र के बाद सभी विभाग आने वाली योजनाओं का ब्यौरा तैयार करने में लग गए हैं। अब देखते हैं कि सरकार ये नया आदेश लाने के बाद क्या तस्वीर बदलती हुई नजर आती है। मुख्यमंत्री सचिव का बड़ा आदेश, लोकार्पण के लिए बनेगी कमेटी, मंत्री अधिकारी नहीं कर पाएंगे लोकार्पण, सभी विभागों को भेजा गया आदेश। जी, खबर दिलचस्प है वो ये कि अब उत्तराखंड में विकास कार्यों और नई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास मंत्री और अधिकारी नहीं कर पाएंगे, बल्कि खुद मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित कर इसका शिलान्यास लोकार्पण किया जाएगा। अब इस आदेश को लेकर सूबे की सियासत हिलोरे मार रही है। सियासत पर बाद में आते हैं, मगर पहले आदेश की दास्तान को समझ लीजिए। दरअसल नियोजन सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने सभी एसीएस प्रमुख सचिव, विभागाध्यक्षों और डीएम को इस बाबत पत्र भेजा है। बकायदा मीनाक्षी सुंदरम ने सभी विभागों से उनकी भविष्य में पूरी होने जा रही विकास योजनाओं का ब्यौरा भी मांगा है। साथ ही जिन योजनाओं का शिलान्यास प्रस्तावित है उनकी रिपोर्ट देने के लिए कहा है। इसके आधार पर हर जिले में सीएम की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम में संबंधित विभागों के मंत्री और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। इसमें ही योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण की औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी का भ्रमण हर जनपद में प्रस्तावित है, तो इसलिए जितने भी शिलान्यास लोकार्पण होगा तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, विधायक और माननीय सांसद वगैरह की उपस्थिति में कराया जाए, या इस कार्यक्रम को पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से भी करने की एक विचार है। तो मुख्यमंत्री कार्यालय से जो प्राप्त निर्देश है उसके अकॉर्डिंगली प्लानिंग ने चिट्ठी जारी किया है। अब इस फैसले को लेकर विपक्ष बीजेपी सरकार पर तंज कस रहा है, ये कहते हुए कि ये तो होना ही था, क्योंकि जिनका मन हो रहा था वही लोकार्पण और शिलान्यास कर रहा था, जबकि भाजपाई नियम कायदे कानून की दुहाई दे रहे हैं। देखिए, जिस तरीके के आदेश जारी किए हैं ये तो नादिरशाही आदेश है। तो मुख्यमंत्री जाएंगे तभी शिलान्यास होगा। क्या विधायक शिलान्यास नहीं कर सकता? प्रभारी मंत्री शिलान्यास नहीं कर सकता? या मंत्री शिलान्यास नहीं कर सकते हैं? ये तो ये देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी की सब जगह शिलान्यास उद्घाटन प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, उसी राह पे ये भी चल रहे हैं। बाकी के अधिकारियों का आप हनन कर दो। जिस तरह से आदेश किया गया है उस तरीके से साफ लगता है कि जो मंत्रियों, विधायकों के, जनप्रतिनिधियों के लोकतांत्रिक अधिकार हैं, संवैधानिक अधिकार हैं, उसका हनन करने का काम किया है। योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन के कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में होंगे और उसमें सभी विभागीय मंत्री, विधायक, अधिकारी सभी उसमें शामिल रहेंगे। और उसके पीछे उद्देश्य यही है कि प्रदेश में योजनाएं तीव्र गति से आगे बढ़ें, अपने जो वृद्ध रूप में योजनाएं साकार हों और प्रदेश को 25वीं वर्षगांठ से पहले देश के अग्रणी राज्यों में शुमार करने की जो योजना है वो योजना अपने समय से फलीभूत हो और माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में होने वाले कार्यक्रम में निश्चित तौर पर विकास कार्यों को गति मिलेगी। दरअसल कई बार देखा गया कि शिलान्यास के बाद योजनाओं पर काम शुरू होने या फिर उसे पूरा होने में कई साल लग जाते थे और जिनका लोकार्पण होता है उसमें गुणवत्ता की शिकायत आने लगी है। सीएम के जुड़ने से ऐसी सभी योजनाओं की सीएम कार्यालय भी लगातार समीक्षा करेगा। अब खबर यह है कि नियोजन सचिव के पत्र के बाद सभी विभाग आने वाली योजनाओं का ब्यौरा तैयार करने में लगे हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि सरकार के नए आदेश नियम के बाद क्या तस्वीर बदल पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, देहरादून।
उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे सियासी दलों में अब चुनाव से पहले कम होते मतदाताओं को लेकर बहस शुरू हो गई है, जिसमें विपक्षी दल भाजपा सरकार पर सवाल खड़े कर रही है कि उनके द्वारा 2022 के विधानसभा चुनाव में लाभ लेने के लिए फर्जी मतदाताओं की लिस्ट बनाई गई। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे सियासी दलों में अब चुनाव से पहले कम होते मतदाताओं को लेकर बहस शुरू हो गई है, जिसमें विपक्षी दल भाजपा सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि उनके द्वारा 2022 के विधानसभा चुनाव में लाभ लेने के लिए फर्जी मतदाताओं की लिस्ट बढ़ाई गई। उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से राज्य में मतदाता सूची जारी की गई है। पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में अभी तक 1,77,000 से ज्यादा मतदाता सूची से बाहर किए गए। निर्वाचन आयोग ने कहा कि पिछले दिनों प्रदेश भर में हर पोलिंग बूथ पर हुए सर्वे के दौरान ये जानकारी आई थी, जिसमें कुछ मतदाता पलायन कर चुके हैं, कुछ की मृत्यु हो चुकी है। कुछ ऐसे मतदाता हैं जिनके 2 जगह पर नाम थे, तो उन सभी की सूची बनाई गई और सत्यापन करने के बाद ऐसे मतदाताओं को सूची से बाहर कर दिया गया। निर्वाचन आयोग अभी मतदाता सूची पर काम कर रहा है। 9 नवंबर 2022 के पश्चात हम लोग कुल 1,77,921 लोग का डिलीट किया गया है। अभी हम लोग एएसडी एब्सेंटी शिफ्टेड डिलीट वोटर्स शिफ्टेड और डेड वोटर्स का हमने लिस्ट बनाए थे। इसमें अभी 1,91,376 का हमने नोटिस भेजा है। अभी इनको हम लोग फील्ड वेरिफिकेशन करेंगे, सुनवाई करेंगे और जो इसका प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद इसमें जो भी कार्रवाई आगे करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में कम हुए मतदाताओं की इस संख्या को लेकर सियासत गर्म हो चुकी है, जिसमें बीजेपी कांग्रेस आमने सामने आ गई है। कांग्रेस की तरफ से इस विषय पर भाजपा के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में लाभ लेने के लिए फर्जी मतदाताओं को बनाने का काम हुआ था और अब सच्चाई सामने आ रही है, तो अब उन्हें हटाने का काम सत्ता पक्ष के इशारे पर किया जा रहा है, जबकि भाजपा अपनी सफाई में इसे निर्वाचन आयोग की कार्रवाई बता रही है और 2 जगह नाम अंकित होने वाले को हटाने का काम आयोग कर रहा है। क्या विधानसभा चुनाव से पहले भी यही हाल था प्रदेश का कि 2 लाख वोटर जो हैं वो फर्जी पाए गए थे? क्योंकि मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने यही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वोटर लिस्ट में नाम होने के बावजूद वो धरातल पर पाए नहीं गए। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि ये 2 लाख वोटर पलायन कर गए हैं उत्तराखंड से, षड्यंत्र के तहत ये लोग गायब कर दिए गए हैं, या फिर ये फर्जी वोटर हैं। क्योंकि अगर विधानसभा चुनाव इन्हीं वोटर्स के साथ हुआ है तो फिर कहीं ना कहीं मामला गंभीर है। ऐसे में इन 2 लाख वोटरों को पटाक्षेप करने के लिए या दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए निर्वाचन आयोग कर क्या रहा है? मैदानी जनपद में बड़ी संख्या में ऐसे मतदाता बन गए थे जिनके 2 स्थान पर मतदान थे। उत्तर प्रदेश में भी थे और उत्तराखंड में भी थे। तो निश्चित रूप से जब कड़ाई होती है, जब किसी चीज़ पर कानूनी शिकंजे का विषय आता है तो लोग में विषय आता है, धीरे धीरे ये विषय का समाधान हुआ है। मतदाता सूची अभी भी, क्योंकि मतदाता सूची तो हर जनवरी माह में जब नया सत्र होता है तो नए मतदाता बनते हैं, तो स्वाभाविक रूप से मतदाता बनेंगे और उत्तराखंड की मतदाता सूची ठीक बनेगी। एक विषय और बता दूं, बहुत जल्दी नगर पालिका, नगर निगम और जो विधानसभा की मतदाता सूची एक बनने वाली है, उसके लिए भी सबको तैयार रहने की आवश्यकता है। झारखंड में वर्तमान में 81,43,540 कुल मतदाता हैं और ये वो आंकड़ा है जिसमें अभी घटौती और बढ़ोतरी होना बाकी है। लेकिन इसी बीच 1,77,921 ऐसे मतदाता हैं जिन्हें अब मतदाता सूची से बाहर कर दिया गया है, जो विपक्ष के लिए सियासी मुद्दा तो सत्ता पक्ष के लिए चिंता का विषय जरूर बन गया है, क्योंकि अगर इन मतदाताओं ने पलायन किया तो सरकार के लिए चिंता का विषय है, और अगर ये फर्जी मतदाता थे तो फिर आयोग की कार्यप्रणाली पर ही सवाल खड़े उठ रहे हैं। देहरादून से अभय कैतुरा की रिपोर्ट। सालों से अटकी जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी मिलने के बाद पहली बार केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट हल्द्वानी पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यालय में पार्टी के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जमरानी बांध परियोजना हल्द्वानी के साथ ही तराई के क्षेत्र में किसी वरदान से कम नहीं है। वहीं यूपी के 2 जिलों में
तहसीलों को भी जमरानी बांध बनने से सिंचाई और पीने के लिए पानी मिलेगा। अजय भट्ट ने यह भी कहा कि बांध परियोजना के लिए 2,500 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसे प्रधानमंत्री कृषि योजना में शामिल किया गया, लेकिन इसी कॉस्ट अधिक आने की संभावना है, जिसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा ताकि इसके निर्माण में कोई दिक्कत न आए। जमरानी बांध के लिए माननीय नारायण दत्त तिवारी जी, केसी पंजी, इलापन जी, बाबा जी, बल्लाद जी और भगत दास सभी लोग लगे हुए थे। उसके बाद मैं आया तो कोश्यारी जी ने बार बार मुझसे कहा कि जमरानी बांध पर लगातार काम करना चाहिए, इसको आगे बढ़ाते रहो। और वो राज्यपाल बनने के बाद भी मुझसे पूछते रहे क्या प्रोग्रेस है। शहीद दुर्गामल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय डोईवाला के छात्र संघ के चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल हुए हैं। बता दें कि छात्र छात्राओं ने छात्र संघ चुनाव में उत्साहित होकर अपने अपने समर्थकों का नामांकन कराया। इस दौरान डोईवाला कॉलेज में 3 बजे तक छात्र संघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और NSUI के साथ छात्र संगठन आजाद ग्रुप के प्रत्याशियों ने नामांकन भरा। साथ ही नामांकन दाखिल करने पहुंचे छात्र नेताओं के पक्ष में उनके समर्थकों ने शक्ति प्रदर्शन कर जुलूस निकाला और ढोल पर जमकर थिरके। बता दें कि इस दौरान छात्र संघ चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए पुलिस और PAC कॉलेज परिसर में मौजूद रहे। कॉलेज में 70% गर्ल्स है जिनको काफी प्रॉब्लम्स होती हैं टॉयलेट्स वगैरह को लेके, सफाई को लेके, और साथ ही कॉलेज में पढ़ाई की समस्या बहुत है। बच्चे बोलते हैं क्लासेस नहीं होती है, टीचर्स क्लास मतलब नहीं ले पाते हैं ढंग से, तो उस सब का भी समाधान करेंगे। आजाद ग्रुप मिलकर सारी समस्याओं का समाधान करेगा। हरिद्वार के SSP प्रमेन डोभाल की अध्यक्षता में पुलिस लाइन हरिद्वार में पुलिस पेंशनर्स के साथ सभा आयोजित की गई। इस दौरान SSP ने सभा में मौजूद पुलिस विभाग के रिटायर्ड कर्मियों की समस्याओं की जानकारी लेकर सभी समस्याओं को ठीक कराने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान सभा में पुलिस पेंशनर्स को उनके संबंधित थाने के जरूरी नंबर और टोल फ्री नंबर देकर भी आश्वासन दिया गया, जिससे किसी भी तरह की परेशानी आने पर ये लोग उन नंबरों पर संपर्क कर मदद ले सके। साथ ही इस मौके पर पुलिस पेंशनर्स ने अपनी मांगों को लेकर बात भी रखी। ये एक जनरल मीटिंग थी जो हमेशा बुलाई जाती रही है। आज मैं भी इसमें सम्मिलित हुआ था। जो भी हमारे पुलिस पेंशनर्स यहाँ हरिद्वार जनपद में हैं और इनकी जो भी समस्याएं हैं उनको एक बंद एनवायरनमेंट में बैठ के हम लोगों के द्वारा इसको डिस्कस किया गया और जो भी हम लोगों के स्तर पे जो समस्याएं सॉल्व हो सकती हैं उसका निराकरण करने का प्रयास किया गया और बाकी जो उच्च लेवल पे है पेंडिंग उनको यहाँ से भेजा जाएगा। ऐसा हम लोगों के द्वारा एक आम सहमति से निर्णय लिया। आज SSP साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने हमें इनवाइट किया था। हम करीब 50-60 रिटायर्ड पेंशनर्स यहाँ पर एकत्रित हुए सम्मेलन गृह में पुलिस लाइन में, और सर से हमने 2-3 बातें कही। सबसे पहले तो यह कि हम लोगों को आम सिविलियंस से ज़्यादा प्राथमिकता दी जाए। कम से कम अगर भीड़ इकट्ठी होती है तो हम लोगों को पहले सुना जाए, काम करना या न करना वो सेकेंडरी चीज़ है। दूसरी बात, सर ने गोल्डन कार्ड के बारे में बताया कि जो भी हमारे स्तर से जो सहयोग होगा वो हम करेंगे। साथ में चेतक मोटरसाइकिल महीने में एक बार संबंधित रिटायर्ड पेंशनर्स के घर पे जाएगी और उनसे उनकी कुशल क्षेम पूछेगी। हरिद्वार में लोकसभा सीट पर चुनावी राजनीति गर्म होने लगी है। सुल्तानपुर में पूर्व प्रधान अतहर हसन के आवास पर हुई मुस्लिम समाज की पंचायत में आगामी लोकसभा चुनाव में हरिद्वार लोकसभा सीट से पूर्व विधायक संजय गुप्ता को टिकट दिए जाने की मांग भाजपा के राष्ट्रीय व प्रदेश अध्यक्ष ने की है। पंचायत में पूर्व ग्राम प्रधान अतहर हसन व मुस्लिम नेता मोहम्मद इरफान ने कहा कि संजय गुप्ता लक्सर विधानसभा सीट से 2 बार भाजपा के विधायक रहे हैं। वहीं उन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल में सर्व समाज के लोगों को एकता, अखंडता और सद्भावना के सूत्र में बांधने का काम किया है और बिना भेदभाव के मोदी जी के सबका साथ सबका विकास नजरिए को आगे लेकर गए हैं। हम मुस्लिम समुदाय जो है इस बात की मांग उठा रहा है कि संजय गुप्ता जी मुस्लिम समुदाय जो हमारे क्षेत्र के सुल्तानपुर के जितनी भी मुस्लिम आबादी है, हमारे यहाँ पर संजय गुप्ता जी ने 2 बार विधायकी की है और यहाँ मुस्लिम समाज उनसे बहुत ज्यादा खुश है और विकास के मामले में भी सबसे आगे बढ़ चढ़ कर विधायक रहे हैं और हमने सांसद भी देखे हैं, विधायक भी देखे हैं। संजय गुप्ता से अच्छा विधायक नहीं है। उसने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के अंदर मोहब्बत जगाई। बुलेटिन में फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर।
ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर की। 7 नवंबर को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंच रही हैं, जिनके प्रोटोकॉल के लिए प्रशासन के द्वारा प्राइवेट गाड़ियों को अधिग्रहण किया जा रहा है, जिसको लेकर हरिद्वार के टैक्सी मैक्सी यूनियन की गाड़ियों के अधिग्रहण किए जाने पर परेशानी बताई गई है। कहा गया है कि प्रशासन को अपनी गाड़ियां नहीं देंगे। गाड़ियां देने को हम कभी भी, हमारे भारत के महामहिम में राष्ट्रपति हैं, हमारे राष्ट्रपति हैं, हम ऐसा नहीं है गाड़ी नहीं देना चाहते, पर तरीका क्या है? तरीका ये भी मानिए जो हमारे उत्तराखंड में भ्रमण पे जो यात्री बाहर से आया है उसका परिवार साथ में है, वो ऑलरेडी उस पैकेज में है कि हमको उसको और रनिंग में रखना है गाड़ी को 10 दिन। उस यात्री ने हमको पैसा दिया है, किराए पे गाड़ी लिया, कॉमर्शियल गाड़ी है। अगर उस यात्री को हम अधिग्रहण में कह देते हैं कि आप गाड़ी खाली करिए, ऑन द वे गाड़ी खाली करिए और आप जो राष्ट्रपति महोदय के प्रोटोकॉल में गाड़ियां जाएंगी, तो मैं ये मानता हूँ कैसे संभव है। अगर प्रोटोकॉल था पहले से सबको, उच्च अधिकारियों को सबको अवगत कराया होता है, सारी व्यवस्थाएं होती हैं, तो इसमें ये व्यवस्था भी थी कि हमको इतनी गाड़ी प्रोटोकॉल में देनी है। अगर हमसे शासन प्रशासन ये पहले से अवगत कराता, हमसे गाड़ियां मांगता, तो निश्चित तौर पर हम गाड़ी देते। भारत में इन दिनों त्योहारी सीजन चल रहा है, जिसको लेकर दिल खोलकर खरीदारी करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि समय के बदलाव के अनुसार खरीदारी करने के तरीकों में भी बदलाव होता जा रहा है। आज लोग स्थानीय दुकानदारों के पास जाने की जगह ऑनलाइन शॉपिंग को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। ऐसे में जो दुकानदार स्थानीय ग्राहकों के भरोसे अपना व्यापार खोले बैठा है, वो इस त्योहारी सीजन में भी ग्राहकों के इंतजार में है। वहीं ऐसे में धर्मनगरी के स्थानीय दुकानदार अपने ग्राहकों से ऑनलाइन शॉपिंग को छोड़ स्थानीय दुकानदारों से खरीदारी करने की अपील कर रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग तो निश्चित रूप से एक स्थानीय व्यापारी के लिए अभिशाप है, और हमारा मानना यह है कि जो हमारे छोटे छोटे दुकानदार जो सड़क किनारे अपने दिए लगा के बैठते हैं, देवी का प्रसाद लगा के बैठते हैं और अन्य चीज़ें जो इस प्रकार से लगा के बैठते हैं, इन लोगों से ख़रीदा हुआ हमारा 100-200 रुपया इनके परिवार को मजबूत करता है, इनकी आर्थिकी को मजबूत करता है, इनके बच्चों के भविष्य के लिए होता है। जबकि जब हम ऑनलाइन ख़रीदारी करते हैं तो आप तो जानते हैं, देख भी रहे होंगे और सब जगह इस बात की बहुत चर्चा भी है कि ऑनलाइन कंपनीज़ बहुत बड़ी संख्या में सरकार से टैक्स की भी चोरी करती हैं, और जो वो माल बेचती हैं वो माल हो सकता है ₹1-2 सस्ता। सनातन धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार दीपावली है, और दीपावली में ऑनलाइन व्यापार करने वालों ने इतने लालच और हिंदुस्तान की जनता को दिया, और हिंदुस्तान की जनता लालच में फंसकर ऑनलाइन के जो शॉपिंग कर रही है, वो हिंदुस्तान के व्यापारी के लिए सबसे बड़ा घातक और सबसे बड़ा खतरनाक कारण है। अगली खबर लक्सर से है, जहां राजकीय महाविद्यालय के छात्र संघ चुनाव प्रक्रिया के दौरान शिवम नामक छात्र ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेताओं पर शैक्षिक प्रमाण पत्र जबरदस्ती रखकर उसे चुनाव नहीं लड़ने देने की साजिश का आरोप लगाया। बता दें कि शिवम राजकीय महाविद्यालय लक्सर में फर्स्ट ईयर का छात्र है, जो कि एबीवीपी के बैनर तले चुनाव लड़ना चाहता था, लेकिन युवक ने आरोप लगाया है कि कुछ छात्रों ने उसके शैक्षिक प्रमाण पत्र रख लिए और उसे वापस नहीं किए, जिसके बाद सूचना पाकर कोतवाली के दरोगा हरीश गैरोला मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। तो वहीं एबीवीपी के छात्र आकाश कुमार का कहना है कि छात्र शिवम से जबरदस्ती कोई दस्तावेज नहीं लिए गए थे, वो चुनाव लड़ना चाहता था, उसने खुद ही अपने शैक्षिक प्रमाण पत्र संगठन मंत्री को दिए। अब जब चुनाव नहीं लड़ना चाहता तो उसके कागज वापस कर दिए जाएंगे। अगली खबर रामनगर से है, जहां तराई पश्चिमी वन प्रभाग के अंतर्गत पड़ने वाले मालधन क्षेत्र में लकड़ी लेने गए युवक पर बांध ने हमला कर दिया, जिसके बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके उपचार के लिए रामनगर के संयुक्त चिकित्सालय में उसे लाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर किया है। तभी वन विभाग ने घटना वाले क्षेत्र और आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा की गश्त बढ़ा दी है। साथ ही आसपास के ग्रामीणों से अंधेरे में अकेले बाहर ना निकलने और जरूरी कार्य हेतु जाने पर समूह में निकलने का अनुरोध किया जा रहा है। हमारा जो मालधन के पास जो ढेला बैराज है, वहाँ उसके आसपास जंगल में वो जो युवक था वो लकड़ी बीनने के लिए गया हुआ था, बता रहे हैं। तभी बाघ ने उसके ऊपर हमला किया और उसको पहले तो प्राथमिक उपचार इसका यहाँ पे रामदत्त जोशी जो चिकित्सालय है वहाँ कराया गया, फिर उसके बाद में उसको हायर सेंटर सुशीला तिवारी रेफर किया गया है। अभी तो स्थिति उसकी कंट्रोल में है बताई जा रही है, और हमारा स्टाफ भी वहाँ पर है और हम लोग पूरी सहायता कर रहे हैं उसकी। खबर हरिद्वार के हरकी पैड़ी से है, जहां सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में प्रेमी युगल को अश्लील हरकतें करते हुए देखा गया है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने
प्रेमी युगल को हिरासत में लेकर हरकी पैड़ी चौकी पर पूछताछ के लिए लाया गया। आपको बता दें कि वायरल वीडियो में एक प्रेमी जोड़ा काफी देर तक गंगा घाट पर अश्लील हरकतें करते हुए दिख रहा है। जानकारी देते हुए पौड़ी चौकी प्रभारी SK चौहान ने बताया कि दोनों ने पुलिस पूछताछ कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर देहरादून से है, जहां आरक्षण को लेकर गठित की गई प्रवर समिति ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और जल्द ही ड्राफ्ट विधानसभा अध्यक्ष को सौंप दिया जाएगा। समिति के अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा है कि आंदोलनकारियों के आरक्षण को लेकर हर पहलू पर बातचीत हुई है और उसका निचोड़ निकालकर इस ड्राफ्ट में संकलित किया गया है। जो सबसे अच्छा हो सकता है वो इस ड्राफ्ट में सम्मिलित किया गया है। समिति के सदस्य और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने कहा है कि ड्राफ्ट तैयार होने के बाद अब सरकार को इसमें जल्द से जल्द विशेष सत्र बुलाना चाहिए ताकि राजकीय नौकरियों में से आंदोलनकारी आरक्षण का लाभ ले सके। आपको बता दें कि मानसून सत्र के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बेटी हरिद्वार ग्रामीण से विधायक अनुपम रावत का प्राइवेट जिले सदन में लेकर आई है, जिस पर सदन में प्रवर समिति का गठन किया गया था। काम प्रवर समिति को 36 आरक्षण के संदर्भ में सौंपा गया था, वो काम आज पूरा हो गया है और जो भी इस दौरान हमारी बैठकें हुई थी उन तमाम बैठकों के निष्कर्ष के आधार पे जो ड्राफ्ट हमने किया था आज उसको आज प्रवर समिति की बैठक में अपनी सारी सिफारिशें तय कर उसको आज बैठक में सब कंप्लीट करके विधानसभा अध्यक्ष जी को प्रेषित करने के लिए भेज दिया गया है और मैंने मांग करी है कि जल्द से जल्द विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर इस विधेयक को पास। हरिद्वार में पुलिस को शराब माफिया के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि लग्जरी कार में शराब माफिया हरियाणा से हरिद्वार शराब सप्लाई करते थे, जिसकी सूचना ज्वालापुर थाना पुलिस को मिली है। तभी पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 22 पेटी शराब बरामद की गई है। वहीं आरोपियों से पूछताछ करके गैंग के अन्य साथियों के बारे में जानकारी ली जा रही है। थाना पुलिस के द्वारा 22 पेटी अंग्रेजी शराब पकड़ी गई थी जो हरियाणा से परिवहन की जा रही थी और इसमें हाई एंड जो लग्जरी कार है उसका उपयोग किया जा रहा था। टोयोटा कोरोला अल्टिस इसके साथ 2 अभियुक्त पकड़े गए हैं जिनका संबंध हरियाणा से ही है। इसमें आगे पुलिस इस पर भी वर्क कर रही है कि कहाँ से ये शराब लेके आया जा रहा था और कहाँ इसे सप्लाई करना था। तो एक चेन को भी हम लोग पूरा ट्रैक कर रहे हैं और जल्दी इसमें और भी कार्रवाई की जा सके। और इसी के साथ देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।